अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 की स्क्रीन्स पर मुझे और स्पोर्ट्स 21 पर। और पाकिस्तान क्रिकेट पर जब बात की जाती है, गुफ्तगू की जाती है, उस पर कोई बहस होती है, कोई तज्ज़िया होता है, तो सबसे पहले बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कारकर्दगी पर की जाती है। अगर सही मैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होता है तो फिर उसके नतायज भी सामने होते हैं। और ये कहावत भी बिल्कुल आम है, बड़ी ख़ास है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट वो वाहिद ऐसी क्रिकेट सर्टिनिटी है जिसके अंदर जो अदम इस्तेहकाम मुसलसल तसलसल के साथ नज़र आता है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अगर मायूस कुन हो तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहकामात के मुताबिक कोचिंग पैनल और सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां हो जाती है। लेकिन आया सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां जिनके कहने पर होती हैं, उस चेयरमैन से कोई सवाल करने की जुर्रत करता है, हिम्मत करता है, बात कर पाता है? ये बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त किन हालात से गुजर रही है? टीम ने इस वक्त हिंदुस्तान से फाइनल के मुकाबले में शिकस्त खाई और इसके बाद सवाल यहाँ ये सामने आया कि पाकिस्तान टीम ट्रॉफ़ी जीतने में तो नाकाम हो गई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हिंदुस्तान को ट्रॉफ़ी से उन्होंने महरूम कर दिया। लेकिन अगर हिंदुस्तान लॉबिंग करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ बीसीसीआई, क्या उसका वो सामना कर लेंगे? सवाल ये भी सामने आता है कि रमीज़ हसन राजा साहब और मोहसिन नकवी साहब ने नजम सेठी को तलब किया और उनसे एक मुलाकात की, और इसके बाद जो हालिया बीसीसीआई की जानिब से हरकत की गई, उसका जवाब देने की कोशिश की गई। कल तो वो उनके खिलाफ थे, आज ऐसा क्या हुआ कि उनको बुलाना पड़ा? क्या मोहसिन नकवी साहब सर्जरी और ऑपरेशन की बात तो करते हैं, उसे अमली तौर पर कर क्यों नहीं पाते? क्या मजबूरियां आड़े आती हैं जो वो करने से कतराते? ये तमाम वो अहम सवाल आते हैं जिन पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी। इसी हवाले से खुसूसी तौर पर हमने ज़हमत दी है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं, एक बड़ी कदावर शख्सियत है, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझते हैं, और ये वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने शायद बॉर्डर्स पर भी जिस अंदाज से पाकिस्तान की लिए जो मेली आंख थी उसका भी भरपूर जवाब दिया है, और अपने खून पसीने का जो है हर जगह पाकिस्तान को सुरखरू करने के लिए खिदमत सर अंजाम दिए। जनाब तौकीर रियाज साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम्स में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तौकीर रियाज साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए आज के लिए। और मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियोज़ में मुनीरुल हक साहब, किसी तारीफ पे मोहताज नहीं है, मारूफ क्रिकेट के तज्जियाकार हैं, आप इन्हें देखते भी आज तशरीफ़ भी लाएँ। बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपसे इस हवाले से सवाल करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ यही बात होने लगी है, हिंदुस्तान को आप ट्रॉफ़ी से महरूम कर देते हैं, उसका जो आप जवाब देते हैं, पाकिस्तान के स्टेक पर कोई भी बात आएगी हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अगर नकवी साहब के खिलाफ बीसीसीआई कोई लॉबिंग करता है तो क्या उस चैलेंज के लिए भी ये तैयार हैं? आप समझते हैं इतने गर्ड्स हैं नकवी साहब में? पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल पे लिया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है क्रिकेट की दुनिया में, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही बात, किसी हालत में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखे ना टोटल के आपके मेरे ख्याल 9 या 10 आपके परमानेंट प्लेइंग मेंबर्स हैं और बाकी तो एसोसिएट है, तो उसमें पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई झगड़े जो हैं वो आज से तो शुरू नहीं है, पिछले को 78 साल से चल रहे हैं, लेकिन उनमें कभी ठीक हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। तो इसमें इतना मेरा मतलब है, आप देखें ना कि आजकल के जमाने में कौन बीसीसीआई को हेड कर रहा है, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो बातें करते ही रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना मौकफ इख्तियार किया हुआ है वो कोई इतना बुरा नहीं है, वो अच्छा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब या जो भी सरबराह होता है उसको बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना पड़ता है, बड़ी सोच बूझ के साथ, और लोगों को साथ मिला के चलना पड़ता है। तो वो हिंदुस्तान जो मर्जी करता रहे, वो कुछ नहीं कर सकता, और पाकिस्तान को उनके खिलाफ करने की कोई खास जरूरत नहीं। बिल्कुल, बेशक सर, तवक्कुफ कीजिएगा, लाइन पे रहिएगा, क्योंकि मुनीरुल हक साहब भी स्टूडियोज़ में यहाँ मौजूद हैं। आप समझते हैं इस वक्त जो बात कर रहे हैं तौकीर रियाज साहब, जो इकदाम उठाए नकवी साहब ने, लॉन्ग टर्म ये पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए कोई खलल तो पैदा नहीं करेंगी? क्योंकि माजी में जो जो चेयरमैन रहा उनके जो इकदाम थे उन्होंने उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स निकले। आपने देखा हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि नजम सेठी ने उसको कबूल किया, उसको पेश भी उन्होंने किया,
लेकिन बाद अज़र जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की बात है, हमें हाइब्रिड मॉडल पर पूरे अपने इवेंट को शिफ्ट करना पड़ा। तो एक चेयरमैन का एक बड़ा फैसला ब्लेंडर फैसला ना बन जाए। नहीं ताबिश, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले जनरल साहब की खिदमत में मेरा सलाम। बहुत कदावर शख्सियत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको अपने साथ प्रोग्राम में देख के। एक बात मानने की है कि अभी जो भी फैसले हुए, देखें चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला था या एशिया कप का जो फैसला था ना, उसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान और भारत में कोई टूर्नामेंट होगा तो दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे, बाहर खेलेंगे। ये आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, ये बेसिकली इंडिया इसका मेज़बान है, लेकिन हम अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहे हैं। इसी तरह जब T20 वर्ल्ड कप होगा मेंस का, तो भी हम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ट्रॉफी का सिर्फ वावेला मचा है, ट्रॉफी का कोई इशू नहीं था। देखिए चेयरमैन है एसीसी के मोहसिन नकवी साहब, वो आए, डाइस पर मौजूद रहे, रिक्वेस्ट की गई इंडियन टीम से, कहा गया कि आप ट्रॉफी ले लें। अब उनको कि मनमानी बच्चों की तरह जिद करके बैठे हुए ग्राउंड में नहीं आना, तो उसकी कोई हद नहीं है। बाद में भी चेयरमैन साहब ने अपने ऑफिस से मैसेज भिजवाया कि भारत के कोई भी आके वो ट्रॉफी अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। नज़र जनरल साहब सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड है ना, वो उन्होंने एशिया कप में भी लिया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी लिया और अभी भी लिया हमें। और कोई ऐसी चीज़ मुझे बताए ना कि कोई ऐसी चीज़, कोई बेस है कि जिसको बेस बनाकर वो ना लें। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में जब था तो भारतीय टीम के क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी के चीफ ने ही सब चीज़ें की थी, हालांकि पाकिस्तान का इवेंट था, लेकिन वहाँ तो ट्रॉफी वही दे रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी। हाथ ना मिलाने का कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया, नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश ने भी हाथ नहीं मिलाया, बांग्लादेश के कप्तान ने भी। तो चीज़ें वहाँ से नज़र आ रही हैं, यहाँ से कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है। स्टार्ट वहाँ से होता है तो जाहिर है फिर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त ये तमाम जो सूरत हाल हुई, बड़ा क्रिटिकल मामला सामने आ गया था। नकवी साहब ने भी कहा यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, वो वहाँ तक बात आ गई। आप समझते इतना बड़ा बयान दे दिया जनरल साहब, इतना बड़ा बयान शायद नहीं देना चाहिए था, उससे बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता। देखो ताबिश, बात ये है कि अगर कोई लोग कमजोरी का अपना कमजोरी दिखाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कमजोर हो जाए। सही बात पहली है। बात तो ये कि हाथ मिलाने वाला मामला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसके ऊपर मतलब आपको इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी चीज के ऊपर एतराज था तो वो ये था कि उसके कप्तान ने जो सियासी गुफ्तगू की, वो पहलगाम वगैरह की, सही बात लेकिन है। उसके भी आप देखना एक पस मंजर है ना। अब मतलब इंडिया का ये जो अभी आपकी मई वगैरह 6-7 मई को लड़ाई हुई, उसके भी एक पस मंजर है, तो उनको तकलीफ तो हो ही रही है। बाकी जहां तक ना खेलने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये हमारा पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। आप देखें, आप एशिया का टूर्नामेंट का एशिया कप हो रहा है, जिसका इंचार्ज जो है वो पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब हैं, उसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो है एशिया क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है। जितनी तैनाती आपने करनी है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल ने करनी है, ना कि आईसीसी ने करनी है। इसलिए वो जो आपका मैच रेफरी साहब, पहली बात तो ये कि आपको उसको तयन करना चाहिए, कि आपको अपॉइंट करना चाहिए। आपने क्यों आईसीसी के ऊपर छोड़ा? दूसरी बात यह है कि आप ये जो कह रहे हैं कि हमने नहीं खेलना, आप उसके पहले उसका जायजा लें कि आपको उसके नुकसानात क्या हैं। आप इतना अमीर मुल्क नहीं है आपका, ना कि आपकी क्रिकेट इतनी अमीर है, आपको 16-17 मिलियन डॉलर का उसमें नुकसान है। दूसरा ये कि टूर्नामेंट आपका है, आप उसके इंचार्ज हैं, और आप कहते कि हम नहीं खेलते, तो ये मतलब को बात को ठीक नहीं लगती, मजाक हो जाती है। पाकिस्तान का ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये चेयरमैन साहब आप बताइएगा, क्योंकि आप भी माजी में चेयरमैन रहे, नकवी साहब जब इस क्रिटिकल कंडीशंस में पहुंच गए, एक बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया, फिर नजम अजीज सेठी साहब को तलब कर लिया। नजम सेठी से मुतालिक तो मुझे याद है जब मैंने आमिर सोहेल साहब के साथ इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब हजीमत का अगर सामना करना पड़ेगा तो नजम अजीज सेठी के फैसलों की वजह से करना पड़ेगा। और नजम सेठी से पहले रमीज राजा साहब से जब ये मामला चल रहे थे, उस वक्त जब एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये सारे सिनेरियोज बिल्डअप हो रहे थे, हिंदुस्तान कोशिश कर रहा था एक मोनोपोली क्रिएट करने की, तो रमीज राजा बड़े ब्लंट होकर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो 2023 के वर्ल्ड कप में वह कमेंट्री करने भी पहुंच गए। वो सारी बातों से अपने यूटर्न उन्होंने बहुत तेजी से ले लिया। तो आपने उन दो को बुला लिया जिन्होंने तो माजी में बड़े जबरदस्त यूटर्न लिए हैं, तो आप वहां उन दो को बुलाने के बजाय आप थे, आरिफ अली खान अब्बासी साहब यहाँ कराची में मौजूद है, खालिद महमूद साहब है, तो इनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? देखो ताबिश, मेरी बात सुनो, ये मैं आप
आरिफ अली अब्बासी साहब आज से मैं आपको 25-30 साल पहले क्रिकेट बोर्ड में थे। खालिद महमूद साहब भी को 25 साल पहले, मैं भी कोई ऐसे 20-25 साल पहले मौजूद था। जी तो बिल्कुल बहुत सारी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। सही। ये पहली बात तो ये कि उनके प्रोरोगेटिव है, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। ठीक। मैं बहुत इज्जत करता हूँ हर चेयरमैन की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी चेयरमैन आता है ना क्रिकेट बोर्ड का, वो अपनी इज्जत की खातिर सब चीजें बचाना चाहता है, वो किसी चीज को खराब नहीं करना चाहता। बेशक तो बेशक। पाकिस्तान के लिए काम करता है। और वो देखो ना, यहाँ 21 ग्रेड का अफसर होगा या 22 ग्रेड का अफसर होगा, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि इन चीजों को खराब किया जाए। बाकी मुझे बुलाना है, किसी को बुलाना है, ये उनका प्रोरोगेटिव है। मुझे उस पर ना कोई अफसोस है, ना मुझे उसमें कोई शिकायत है। बहरहाल बात यह है कि जो भी आप काम करें उसका पहले आप जरूर एनालिसिस जरूर करें कि इसमें आपके फायदे क्या है, नुकसान क्या हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़ा मुल्क है और आप अपनी कमजोरी नहीं दिखाए। आप देखें ना, वो उसने फरहान शाहजादा फारून ने AK-47 चला दी और जो हारिस रऊफ ने वो पता नहीं कुछ 6 या 7 वाला वो कर दिया। ये आप अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? आप बेशक। अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, दुनिया कहती है आप अच्छे हैं, लेकिन आपको अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। वो मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सोच विचार के साथ आपको काम करना चाहिए, खासतौर के ऊपर इंडिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ। बाकी ममालिक के साथ बिल्कुल सर। लाइन पे रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मुनीर साहब भी स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ये भी इस पर लबकुशाई करें। एक जानिब तो हाथ ना मिलाने की जो बात आपने की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आपने हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन जब हाँ बांग्लादेश की टीम के साथ मुश्ताक अहमद मौजूद है, वहाँ आपने हाथ मिला लिया, तो क्या फिर वहाँ आप पुलवामा भूल गए, वहाँ आप ये ऑपरेशन सिंदूर भूल गए? देखिए बात यह है कि ये एक जैसे जनरल साहब ने कहा कि इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर वो कमजोरी दिखा रहे हैं तो हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। वो जो कुछ कहते हैं कि जंग हारने के बाद उनको परेशान है, करें क्या, किस तरह से करें, उनको और कोई इशू नहीं है। जो जंग हारे हैं उसके बाद वो एक जिसे कहते हैं ना अजीब सी कैफियत का अजीब शिकार सी है। कैफियत, ये सारी चीज़ें उसी में हो रही हैं। वो पहलगाम का वाक़या या किसी का वाक़या सब उसी से रिलेट कर रहा है। ये जो जंग हारे हैं इनकी समझ में आ नहीं रहा था। ये तो समझ रहे थे कि हम 4 दिन में जंग फतह कर लेंगे, पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, तो लेकिन इनको पता छह चला कि रफाल 4 तैयार घंटे गिर में गए ही ना। इनका काम तमाम हो गया। देखिए हमें अपनी टीम पर एतमाद नहीं है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में हमें एतमाद नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो जो अभी हमने ट्राई सीरीज खेली और एशिया कप खेला, उसमें जो मैक्सिमम हमारी सोच थी ना कि हम फाइनल तक पहुंचे, वो हमारी टीम पहुंच गई। ट्राई सीरीज भी हमने जीत ली और एशिया कप के फाइनल में भी पहुंचे। भारत से जीतने का पहले हमें यह था कि भारत की टीम बहुत मजबूत है, हम शायद नहीं जीत पाएंगे। लोगों का ये डाउट था कि कहीं ट्राई सीरीज के फाइनल में भी हम पहुंचे तो अफगानिस्तान से ना हार जाएं। हमने अफगानिस्तान से 1 मैच जरूर हारे, लेकिन 2 मैच जीते, ट्राई सीरीज जीती। फिर यहाँ आए तो हमें डाउट था हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे, हम श्रीलंका से भी हार जाएंगे, इंडिया से तो हम हारेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ फतुहात की और फाइनल में भी आप आखिरी ओवर तक ले गए। 8 रन चाहिए थे, यानी 7 रन अगर उस ओवर में डिफेंड हो जाते हैं तो उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती। यही टीम इस वक्त सब जगह छाई होती है और हम हाथों हाथ ले रहे होते। लेकिन जाहिर है वो ओवर अच्छा नहीं किया, हारिस रऊफ ने, उनकी बहुत पिटाई हुई, सब चीजें हैं, रन आउट मिस हो गया, कैच छूट गया, कई चीजें थी जो पाकिस्तान उस मैच में टीम उस दिन खेला। मुझे ऐसा लग रहा था मुनीर भाई, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टीम शायद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। हारिस रऊफ 6-0 तो उस दिन हमारे लिए कर रहे थे, हारिस 7-0 शायद उनके लिए कर रहे थे। हारिस रऊफ का एक इशू है, अगर जनरल साहब इजाजत दें, एक इशू है ताबिश 2022 जब आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे, विराट कोहली के 2 छक्के। 2023 ये पूरे वर्ल्ड कप के सबसे महंगे बॉलर थे, 538 रन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। 2024 अमेरिका के खिलाफ आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, इन्होंने 11 रन बनवा के मैच टाई करा दिया, आप हार गए। और यहाँ आप देख लें कि इन्होंने 3.4 ओवर में 50 रन दिए। जब आपकी टीम को डिफेंड करने के लिए 150 से भी कम चाहिए और आप जो है एक ही बॉलर आपका 3.4 ओवर में 50 रन दे देता है, तो वो फिर बिल्कुल डिफरेंस तो नजर आ जाता है वहां पे। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्यों हम बार बार एक खिलाड़ी को आजमाते हैं कि जो ऐसे मौके पर नहीं चल पाता। सवाल तो ये है, हम बार बार तो आजमाते हैं, लेकिन जनरल साहब काइंडली इस पर आप अपनी जो है रोशनी डालिएगा, आप इस पर रहनुमाई दीजिएगा। आपने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज मिली, वो बड़े नाम बने, और ये क्रेडिट आपको ही जाता है कि बड़ी जो है ज़बरदस्त टीम थी जिसने पहली बार एशिया कप जीता। आप उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। तो हारिस रऊफ, जिस तरीके से बताया मुनीरुल हक ने कि मुसलसल जो उनकी परफॉर्मेंस रही साल 2022, 2023 एंड टिल नाउ, वो बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं डेड ओवर्स में।
वो एक्टिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं, इश्तिहारात में बड़े अच्छे अंदाज से आते हैं। तो जो उनका काम है उनको वो करने दिया जाए, जिसका भी आशीर्वाद है उनके सर पे, उन्हें बता दें कि आप हारिस रऊफ से जान छुड़ा दें, टीम की परफॉर्मेंस खुद ही बेहतर हो जाएगी। देखो ताबिश, बात यह है कि ये आप फाइनल जो आपका मैच हुआ इंडिया के साथ, आप असल में जीता हुआ मैच हारे हैं। आपने अगर 24-3 कर दिया, 58-5 कर दिया, तो कोई आप वजह नहीं है कि आप 146 का टारगेट जो है वो डिफेंड न कर सकते। बेशक। दूसरी बात यह है कि आपकी कप्तानी बड़ी पोर कप्तानी थी उस मैच के अंदर। आप देखें, जायजा लेना कि इंडिया के स्पिनर्स ने आपकी कितने विकेटें ली और आपके स्पिनर्स ने आपकी विकेट ली और आपके फास्ट बॉलर ने इतना। इंडिया एक फास्ट बॉलर के साथ शायद गया था अंदर, बाकी स्पिनर से आपने स्पिनर से अपनी बॉलिंग करवाई नहीं। और अगर हारिस रऊफ को मेरा मतलब मार पिट रही है तो आपको उसको फाइनल ओवर देने की जरूरत नहीं है। ये तो कप्तानी का फेल है ना। ये को हारिस रऊफ को तो नहीं, हारिस ने कहा होगा कि मुझे बॉल दो, या लेकिन चेयरमैन ने कहा होगा जनरल साहब कते कलामी की माजरत, जनरल साहब कते कलामी की माजरत, कप्तानों के हवाले से बात की जाए, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि जो आज से 30 साल या 25 साल पहले हम चेयरमैन थे, उस वक्त क्रिकेट अलग थी, अब मॉडर्न डेज की क्रिकेट है, अब चीज़ें अलग हैं। लेकिन दोनों जो हमारे कप्तान हैं वो मॉडर्न डेज की क्रिकेट पर उतरते ही नहीं है। वो आया शान हो या फिर सलमान अली आगा हो, दोनों तो बड़े घबराए हुए कप्तान लगते हैं। देखो तो अभी पहली बात तो ये कि हमें समझ ही नहीं आती कि मॉडर्न क्रिकेट है क्या। आप अपने जरा बोर्ड की वो जरा कॉम्पोजिशन देख लें। आपका एक जो फिजियो है वो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट बना हुआ है। भाई ये काम आजकल टेक्नोक्रेट्स का है। आपका मेडिकल पैनल इतना अच्छा होना चाहिए जिनको समझ हो। शायद शाहीन अफरीदी अनफिट हो जाता है, अपना वो नसीम शाह अनफिट हो जाता है, आमिर जमाल अनफिट हो जाता है। कभी आपने कभी सोचा कि अगर आपका मेडिकल पैनल इतना अच्छा हो तो कभी कोई आदमी अनफिट हो जाए? शुएब अख्तर भी तो था ना जो अनफिट ही रहता था, लेकिन उसको फिट करा के खिलाया करते क्योंकि आपका मेडिकल पैनल बहुत अच्छा है। आपने लोग लेने हैं जो कि टेक्नोक्रेट्स हों। ये नहीं है कि आप मेरे जैसा बंदा भी आ गया अभी। अब मतलब अगर आज आप मुझे चेयरमैन बनाए तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि 25 साल पहले और आज का वक्त जो है ना बहुत गुजर गया, चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं। पहले आप उसको समझे, उसको समझ। लेकिन प्रोग्राम है आपका, लेकिन जनरल साहब, लेकिन एक बात आप इसमें जरा सुन लो कि इंडिया की टीम आपसे बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते हैं। आपकी टीम अभी बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब, और इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि उस पर तनकीद हो रही है तो ये तनकीद बराए इस्लाह हो सकती है, तनकीद बराए ज़ातियात यकीनी तौर पर नहीं है। लेकिन अगर कोई इस तरह सोच रहा है पर उसकी सोच पर हम कुछ नहीं कर सकते, मैं बराह रास्त अपनी इस स्क्रीन पर आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि अच्छा पैगाम दिया जाए। और आज के दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा नहीं दिया जाता जो जनरल साहब दे रहे हैं, तो ये बड़ा अहम होगा पीसीबी के जो आम अहदेदारान हैं। लेकिन मैं जनरल साहब एक बात से बड़ा खफा रहता हूँ, आप मेरी ये जो अंदाज़ है इसको आप ही दुरुस्त कर सकते हैं, मेरी इस नाराज़गी को आप ही दूर कर सकते हैं। ये जो क्रिकेट विद ब्यूरोक्रेसी है, आप समझ सकते हैं लंबा चल पाएगी क्रिकेटर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन अ वन ऑर्डर? देखो तो अब इस बात ये है कि आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ अभी मेरी वाबस्तगी है नहीं। बाकी मैंने आपने एक दफा पहले शुरू में ही कहा था अपने इंट्रो में कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात कर रहे हैं ना, तो आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब ढूंढें। अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखो लीडर का एक ही काम है, लीडर का काम है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो कि काम को जानते हैं, टेक्नोक्रेट। बिल्कुल, बेशक, एग्री। मैं इस पर मुनीर आपकी जो है रहनुमाई चाहूँगा। आपने सिलेक्शन कमेटी में अगर देखें तो वो बिल्कुल जो है ऐसे लगती है ऐब नॉर्मल सी है। अलीम दार साहब काबिल एहतराम है, एम्पायरिंग एलीट पैनल के अगर आप उनको जिम्मेदारी देते वहाँ वो कुछ डिलीवर कर लेते, आपने उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। फिर कोचिंग पैनल में देखें, हनीफ मलिक जिसका 10 का एवरेज शायद डोमेस्टिक का नहीं था, वो आपके बैटिंग कोच हैं, माजिद फील्डिंग कोच हैं।
फिर अगर हम देखें माइक हेसन का कोई बैनुल अक़वामी तजर्बा है नहीं, पहली बार हमने उन्हें एक तजर्बा दिया, उससे पहले उनका आईपीएल का तजर्बा रहा, किसी टीम के साथ वो मुंसलिक नहीं रहे। फिर हम देखें कि नकवी साहब ने डोमेस्टिक के अंदर लोग लगाए जिनके साथ हमारे सीनियर क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं, अब्दुल्ला खुरम नियाजी, उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। वो क्या हमारे डोमेस्टिक के सीजन को बेहतर करेंगे, हमारी क्या 19 बेहतर होगी, क्या वुमेन टीम बेहतर होगी। फिर आपने मोहम्मद वसीम को लगा दिया वुमेन टीम के साथ, आज भी ESPN के उसमें रिपोर्ट्स में उनका नाम शिकायत में मौजूद है, एक औरत के साथ उन्होंने जो है गैर अखलाकी रवैया किया था। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा रिकॉर्ड है, तो इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ताबिश, ये जो आपने बातें की ना, इसमें बहुत सारी सदाकत भी है। इसमें देखिए, हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, उबूरी सिलेक्शन कमेटी है। एक होता है ना, प्रॉपर एक सिलेक्शन कमेटी बना दी जाए, चाहे आप किसी को बनाए। अगर टीम की परफॉर्मेंस जीरो होगी तो नकवी साहब ने कहा मुझसे सवाल करें, वो तो साफियों को जवाब नहीं देते। ये सब कुछ डिपेंड करता है मोहसिन नकवी साहब पे। वही माइक हैसन को लेके आए हैं। माइक हैसन का भी अभी तो बिल्कुल देखें, कोई आता है फौरन तो हमें थोड़ा सा उसको वक्त देना पड़ता है। हमारा काम तो नेगेटिव चीज़ों को निकालना, और क्योंकि लोग खुश होते हैं नेगेटिव सुन के। माइक हैसन को आप थोड़ा टाइम दें। आपकी टीम में जो आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली जो बात करें, तो कहाँ है प्लेयर? मुझे बताएं ना, अभी साहबजादा फरहान को जो बेसिकली डोमेस्टिक का प्लेयर है, कायदम ट्रॉफी के टॉप रन बनाने वालों में है, 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां, उसको आपने टेस्ट टीम में नहीं लिया, आपने उसको T20 का बना के रख दिया। अब्बास आफरीदी जो इतनी मेहनत से बॉलिंग करता है, इतना आपकी टीम के लिए कोशिश करता है, उसको आपने बिल्कुल साइड। आमिर जमाल को आपने बिल्कुल हटा दिया था। नवाज न्यूजीलैंड के अंदर 23 तरीन 100 करते हैं अपने कैरियर की एज एन ओपनर, आप उन्हें मिडिल ऑर्डर में यूज करते हैं, कप्तान का ये एतमाद होता है। भाई मसला ये है, उसे खिलाने के बजाय ड्रॉप करते आप हैं। जब 5-5 ओपनर के साथ जाएंगे तो किसी को तो वो करना पड़ेगा ना। आपका इस टीम में 5 जो टॉप ऑर्डर 5 ओपनर्स थे, तो जाहिर है उनको फिर हसन नवाज को नीचे आना पड़ा। जिस तरह रिजवान और बाबर ओपनिंग करते थे, तो फखर जैसे T20 में आप समझते हैं हमारे कप्तान की भी जगह बनती है? कप्तान की जगह भी नहीं बनती, और कप्तान फ्रेंकली मैं तो कहूंगा कप्तान की जगह भी नहीं बनती, और वो कप्तानी कर भी सही नहीं रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी सही नहीं है। खुद उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए, चेयरमैन साहब को यहाँ कप्तानी के लिए और उनके रिप्लेसमेंट को सोचना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 महीने T20 वर्ल्ड कप में कुछ देख लें, कुछ सोच लें तो वर्ल्ड कप सर पर है, बिल्कुल अहम बात है। जनरल साहब, मेरी क्या काइंडली इस पर भी आप रहनुमाई कीजिएगा। मुसलसल हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस्लाहत के लिए, लेकिन जो एक अहम टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के मुताल्लिक नकवी साहब कहते हैं सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा। अब ये करना किसने है? और नकवी साहब के कतराते तो नहीं है आप, क्योंकि अगर होते तो मुझे याद है जस्टिस कयूम रिपोर्ट, अगर आप नहीं होते तो वो रिपोर्ट आज नहीं होती। बाद में हमने देखा खालिद लतीफ़ वाला जो मैटर हुआ, आपने बड़े अहम फैसले लिए। आपने हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट को जो दागदार हो रही थी उसको बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपने पाकिस्तान के नाम को बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो इस पर कुछ नसीहत करेंगे आप? नहीं, इसमें मतलब किसी को खैर नसीहत करने के मैं तो काबिल नहीं हूँ। बात यह है कि वो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखे ना, आपने रिजवान को निकाल दिया, आपने बाबर को निकाल दिया। मुझे आप बता दें, आज तक अभी आपको बाबर और रिजवान का कोई ऑल्टरनेटिव मिला है? नहीं मिला। अगर तो मिल गया तो मैं पूरा एग्री करूंगा कि दोनों को निकाल दें। लेकिन अगर उनका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, तो फिर बाबर को और रिजवान को निकालने का कोई मकसद बनता नहीं। बेशक। तीसरा आदमी देखिए, हसन नवाज को आपने कहा कि ये बड़ा चैंपियन है, बड़ा ये है, आपने उसको मैच खिलाया और जाके नंबर 6 पे डाल दिया, फिर आखिर में मैच में उसको डाला ही नहीं। अगर वो अच्छा है तो फिर आप उसको कांस्टेंट चांसेस तो दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है, सलमान अली आगा ने आखिरी मैच के अंदर जो मैंने देखा, एक ही मैच मैंने एक्चुअली पूरा देखा है, बाकी मैंने पूरे मैचेस नहीं देखे, और वो था फाइनल। और उसमें सलमान अली आगे की परफॉर्मेंस जो है वो मतलब खराब नहीं, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, और मैं उस कप्तानी से एग्री नहीं करता। बिल्कुल कोई नहीं करता सर, आप ठीक फरमा रहे हैं। आप समझते हैं ये ऑपरेशन सर्जरी बोलना आसान है, करना मुश्किल है? नहीं, चेयरमैन साहब के लिए करना मुश्किल नहीं है। वो जिस जगह पे हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो सारे स्टेप ले सकते हैं, लेकिन एकदम से कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में चीजें करने की। ये आपने जो बात की ना, मेरे जहन में फौरन वो सवाल क्लिक हो गया, एक जो साफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था,
आप पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर तरीन चेयरमैन हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज़ आप नहीं की जा सकती। देखिए ना, अब आपका टेस्ट स्क्वाड आया है, अब आपको बहुत अहम सीरीज़ खेलनी है। अहम सीरीज़ इसलिए ताबिश कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल की ये पहली सीरीज़ पाकिस्तान की है। इसमें मुकाबला किनके दरमियान हो रहा है? एक जो वर्ल्ड चैंपियन है, आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, और पाकिस्तानी टीम जो लास्ट साइकिल में 9वें आखिरी नंबर पर आई थी। तो एक बिल्कुल टॉप की टीम और एक बॉटम की टीम के दरमियान मुकाबला। और हालांकि हम ये समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को हम आराम से हरा देंगे। ठीक है, आप अपने स्पिनर्स के साथ जाएं, विकेटें वैसे ही बनाएं जैसे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाई थी, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ये टीम It जो will है, not be a piece of cake नहीं for नहीं बिल्कुल नहीं Pakistan, है। yes. उनको एक झटका जरूर है कि केशव महाराज उनका पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, उसका भी आपके स्पिनर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर आपने जरा सा भी आसान लिया, क्योंकि वो आखिर तक वो करने वाली लंबी बैटिंग ऑर्डर है, हाँ, अच्छी बॉलिंग उनका- ऑर्डर उनका है, इतना वो जिस आप कंडीशन में उसको खेल के आपको आए बहुत सोच के जाना होगा। बिल्कुल सोच के जाना होगा। सर आप समझते हैं जनरल साहब, इस वक्त क्योंकि हम मुसलसल जो बात कर रहे हैं इसमें एक अहम चीज ये सामने आ रही है कि हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन दुकान वही कहावत सामने आती है कि बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस होती है, तो इसको बेहतर करने के लिए कोई हिकमत अमली इतने सालों से हम देख रहे हैं, कोई बेहतर तर्ज अमल नजर नहीं आ रहा। देखो ताबिश, बात यह है कि आपको अगर मुझे कोई इतनी समझ ना हो क्रिकेट की, बेशक, तो मुझे अपने एडवाइजर्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मुझे वो एडवाइजर्स चुनने पड़ेंगे कि कौन वो एडवाइजर्स हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो जो बेहतर किस्म की आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो, और दूसरी बात यह है कि आदमी जब कोई कह देता है ना कुछ, तो फिर उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप ये बात ही ना करें कि मैंने सर्जरी करनी है। हर चीज के बाद हम सर्जरी पे आ जाते हैं, कोई सर्जरी इतनी जरूरत नहीं है। अभी आप मुझे बता दें कि हारिस क्यों है टीम के अंदर, आप मुझे बता दें कि हारिस रऊफ क्यों है टीम के अंदर, और आप मुझे बता दें कि सलमान आगा जो है वो कप्तान क्यों कर रहा है T20। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आदमी, मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब अगर सिर्फ एक दिन, पूरा एक दिन अपने क्रिकेट बोर्ड में बैठ के लोगों से बात करें और बोले मुझे शुरू से लेकर आखिर तक एक शेड्यूल बताओ, कौन बाकी के प्लानिंग वगैरह का आपने जो भी कहना उनकी परफॉर्मेंस देखो, क्राइटेरिया होता है ना। और ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि आज 2 हफ्ते के अंदर आप पाकिस्तान टीम की कम से कम जो स्ट्रक्चर है ना उसको आप बेहतर बना सकते हैं। बाकी खेलना तो खैर प्लेयर्स ने है, वो नकवी साहब ने तो नहीं खेलना, लेकिन आपकी अगर चॉइस अच्छी होगी तो आपकी टीम भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते काइंडली ये भी बताइएगा आप जनरल साहब, हम समझते हैं इस वक्त सलमान अली आगा की बाइसियत कप्तान जगह नहीं बनती T20 में, टीम में भी जगह नहीं बनती है, कप्तान है तो ही वो टीम में मौजूद हैं, शान भी कप्तान है तो ही वो टीम में मौजूद हैं। तो बेहतर नाम क्या होगा? अगर आप चेयरमैन पीसीबी होते तो आप किसको कप्तान बनाते इस करंट सर्किट में जो खिलाड़ी मौजूद हैं? हाँ, मुझे बहुत मुश्किल सवाल ऐसे पूछ रहे हो आकिब भाई। जैसे आपने T20 में कप्तान शाहीन अफरीदी को बताया था, आपने एक टूर्नामेंट खिला के उसको बाहर निकाल दिया। आपने समझा कि बाबर और रिजवान जो है वो काबिल नहीं है कि वो T20 खेल सके। ठीक है, हो सकता है ना खेल सकते हो, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है। तो कप्तान आपको पहले परफॉर्मेंस देखनी पड़ी, और जिसको भी आप कप्तान बनाए आप उसको फुल हैंड भी दे के वो उससे कप्तानी करनी है। आप मेरे ख्याल में आप शाहीन अफरीदी को बना दें कप्तान, अगर वो बनना चाहता है। अगर वो उसके उसमें इतना दम खम है तो वो कप्तानी कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर उसको निकाल दें। लेकिन कप्तान मैं अभी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे टीम के लोगों को इतना मालूम नहीं है कि कौन कप्तानी कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या समझते हैं? बड़ी अहम तजवीज़ दी है, शाहीन कप्तान हो सकते हैं आप? नहीं, देखिए इस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले अगर टेस्ट की कप्तानी की बात करें ना, तो शान मसूद तो इतने अच्छी इनके गुड बुक में नहीं थे, बिकॉज के डी कैटेगरी उनको दी गई थी जब हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ नहीं, सऊद शकील भी हो सकते हैं। अब ये चॉइस है आपकी, आपको कब लाना है, किस वक्त लाना है। इस वक्त मेरे ख्याल है थोड़ा एजेंसी में फैसला किया गया था कि अभी इनको चलाते हैं, देखते हैं। अब वो बताइए है कि कप्तान तो अच्छे हैं वो, लेकिन अपनी बैटिंग ही नहीं चल रही, उनकी स्कोर ही नहीं कर पा रहे। जब स्कोर नहीं कर पाएंगे, टीम भी हारेगी, तो फिर तो बातें होंगी। नहीं, ऐसा लग रहा है शान के हवाले से जब आपने बात की ना, शान बड़ा रिलाय करते हैं, बाबर ने परफॉर्म करना है उनकी टीम में, रिजवान ने परफॉर्म करना है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई आपको शान को हम माइक ब्रेले बना के नहीं चला सकते कि जो बड़े अच्छे कप्तान भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन शान को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी।
ये जो 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स है, इसमें उनको सेंचुरी बनानी पड़ेगी या फिर अब लगना पड़ेगा कि भाई ये कप्तानी के लिए। एंड व्हाट इज फॉर द T20? T20 के लिए शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट चॉइस, मैं भी यही कहूंगा। Currently. लेकिन उनको उनके मतलब की टीम दी जाए। एक बात और भी है ना, जनरल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि जनरल साहब जब हम बात करते हैं बाबर और रिजवान की, तो इनकी भी अपनी एक मोनोपली थी, शाहीन शाह अफरीदी की इनसे नहीं बनती थी, फिर इनको दोनों को इसीलिए शायद हटाया गया है कि टीम में जो मोनोपली है ये खत्म हो जाए, लेकिन उससे भी कोई नहीं निकला। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर शाहीन को कप्तान बनाते हैं तो कोई बाबर और रिजवान नहीं होंगे, वो तो शायद T20 में ना हो, लेकिन अगर उनको लाया जाता है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, ये तनाज़ा है बॉस, इसका ज़रा कोई हल बताइए। मुनीर साहब, मेरा तो एक ही वो है कि जो आदमी किसी के कप्तानी में नहीं खेलना चाहता, जो आदमी पच्ची वाला है, आप अगर वो खेलना चाहे तो उसको खिलाए, नहीं खेलना चाहता उसको दफा हो जाए, ठीक है। को पाकिस्तान की टीम जो है इन लोगों के बगैर चल सकती है, आपको अपनी मनमानी करनी पड़ेगी और बेहतरीन टीम करनी पड़ेगी आपको सिलेक्ट, जो नहीं कि आप इसके पीछे लेकिन अपने बंदे ट्रेन करें। एक आदमी नहीं परफॉर्म करता आउट, दूसरा बंदा नहीं परफॉर्म करता आउट। आप अगर प्लेयर पावर में चले जाएंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल, प्लेयर पावर पर जाएंगे तो टीम की आप आज देखिए ना, आज रहेगी। शुभमन गिल को भारत ने वनडे टीम का कप्तान बना दिया है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों उनके साथ खेलेंगे, उनके अंडर में खेलेंगे। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही होती है कि ठीक है यार, उन्हें कप्तान, इससे आप अपनी टीम को ग्रूम भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और कप्तान को भी ग्रूम कर रहे हैं। वो चाहते तो यहाँ से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अहम बात आपने भी की है, और क्योंकि इस वक्त जनरल साहब भी मौजूद थे, एक तवील और बड़ी खुसूसी और खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड तौकीर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमने काफ़ी आपका टाइम भी लिया और काफ़ी कुछ सीखा भी आज के प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आया होगा। मुनीर उल हक साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। जनरल साहब के साथ प्रोग्राम करना माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह जी। और हमारे नाजरीन क्योंकि देख रहे थे प्रोग्राम और हम कोशिश कर रहे थे कोई एक अच्छा पैगाम दे सके, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर होना होगा। 92 से 2009 का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उस सफ़र में जो मुश्किलात और चैलेंजेस आए उसको बनाने वाले लोग तो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे आपने रब्ता करना होगा। और 2017 की तरह जिस तरह हम चैम्पियन बने तो आगे भी हम चैम्पियन बन सकते हैं। तो चैम्पियन बनने का सफ़र ख़त्म नहीं होता है, लेकिन चैम्पियन बनने के लिए काम करना होता है। वो काम इस वक्त PCB नहीं करना होगा, ना मैंने करना है, ना मुनीर उल हक साहब ने करना है। और अब क्योंकि जनरल साहब जो हैं वही PCB के चेयरमैन तो नहीं है, वो भी नहीं कर पाएंगे, तो PCB के इस वक्त के जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने ही करना होगा। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।